गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो थोड़ी लेट लेके आ रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा। देखिए, जो क्वेश्चंस मिले हैं हमें शिफ्ट 1 में वो कुछ इस तरह मिले हैं। आपका एक क्वेश्चन मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड। जो इससे क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ये वाला हमने अपने एक बोलते कन्वीनियंट के लिए मेंशन किया आपको बताने के लिए कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। जिसमें नहीं दिया जाता वो आपको ऑप्शन में मिला था साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। क्लियर? इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में हमारा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा आपका ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों लोग, 2022 में आया था कि किस संस्था के द्वारा आपको ये अवार्ड दिया जाता है। जो ये अवार्ड है बाय संगीत नाटक एकेडमी। क्लियर? चलिए, तो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी। इसके अलावा पूछा गया था किस वर्ष पेश किया गया, तो 2006 में पेश किया गया। युवा पुरस्कार की बात हो रही है हमारे। क्लियर? चलिए, अच्छा, परमवीर हमारा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार के लिए होता है। इस तरह से हमारे बहुत बहुत अवार्ड होते हैं, बहुत सारे, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड है, फिल्मों के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार हमारा खेल के योगदान के लिए, द्रोणाचार्य हमारा खेल प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद्र खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। अवार्ड एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना आपकी किस वर्ष की गई थी? बच्चे लोग, द्रोणाचार्य अवार्ड जो पुरस्कार की स्थापना है वो आपकी इन 1985 में की गई थी। ठीक है, चलो, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो भी है दोनों में ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इन 1985। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री पूछे गए थे, श्री पीयूष गोयल जी हैं। एक चीज और बता रहे हैं हमें, जो सेंसस से क्वेश्चन मिले हैं ना देखने में, तो साथ में जरा बने रहिए। सेंसस का आज थोड़ा सा डीपेस्ट पार्ट करवा देते हैं आपको। सेंसस में प्लीज लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे आपका डीप में जाके पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल जो है हमारा 2024 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। भाई, मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? हरियाणा में है। और ये क्वेश्चन आपका वैसे आया हुआ है, बट अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा बाल लिंग अनुपात किस में है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा। इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स हम आपको डीपली डिस्कस कर देंगे आज कि टॉप 5 कौन है, टॉप लिस्ट में कौन है। इस तरह से हम आपको डिस्कशन कर देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक थोड़ा बने रहिएगा। ठीक है, चलो, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़े हुए हैं? ये आपके अथर्व वेद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके और ब्राह्मण है, जैसे कि ऐत्रेय है। ऐत्रेय ब्राह्मण आपके किससे जुड़े हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से एक और आपके ब्राह्मण हो जाते हैं कौशिकी। वेट अ मिनट, कौशिकी भी आपके किससे जुड़े हैं? ऋग्वेद से जुड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके शतपथ हो गए। शतपथ ब्राह्मण जो है वो आपके यजुर्वेद से जुड़े हैं। गोपथ आपके अथर्ववेद से हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, हमारे जो यजुर्वेद है ये हमारा किससे रिलेटेड है? यहाँ पर हमें अनुष्ठान, पूजा और वेद, इन सब के मंत्र मिलते हैं। ठीक है, वेदों के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे 4 हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। वेदों के बारे में हम आपको PDF प्रोवाइड कर चुके हैं, हमें नहीं लगता है बताने की जरूरत है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो हम बता देंगे। सबसे पुराना वेद हो जाता है हमारा ऋग्वेद। कुछ डिटेल दे देते हैं। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। एक योग आध्यात्मिक विषय से रिलेटेड है हमारा। और अगर सामवेद की बात करेंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप सामवेद की बात करेंगे तो ये बुक्स ऑफ सॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, बुक्स ऑफ सॉन्ग, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको लगभग गाया जाता है ना। अथर्ववेद आपका जड़ी बूटियों से रिलेटेड है।
ठीक है, और आपके यजुर्वेद हमने बता दिया है। चलिए फिर से एक छोटा सा रिकॉल हो गया, आगे चलते हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा गया था, तो कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। CHSL में आया हुआ आपका क्वेश्चन है 2022 में। आई होप आप लोगों ने PDF कर ली हो। देखिए अलग अलग नृत्य उत्तर भारत में आपके पास, जैसे दुम्हल है जम्मू कश्मीर में होता है, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, ये उत्तरी भारत के हैं। एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपका, लेकिन मैं करा देती हूँ। अच्छा चलो देखो, उत्तरी भारत के नृत्य देख लो एक बार। दुम्हल, दुम्हल नृत्य जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में होता है। सेकेंडली आपका नाटी उत्तर भारत का नृत्य है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इसके अलावा आपका मयूर नृत्य हो गया और रासलीला, तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में हो गया और उत्तराखंड में हो गया। इसके अलावा इसी में लिख लो रासलीला। भांगड़ा आपको पता है पंजाब में होता है। धमायल जो है ये आपका उत्तरी भारत का नृत्य है जो कि हरियाणा में होता है। मैंने यहाँ पर तो भी नहीं देखा होते हुए भाई। चलिए, गंभीरा ये भी आपका उत्तर भारत का नृत्य है, तो ये होता है हमारा पश्चिम बंगाल में। विदेशिया, वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं अपना लैपी फिक्स कर लूँ, थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। वेट अ मिनट, ओके। अगर आप विदेशिया डांस की बात करेंगे तो ये हमारा बिहार में होता है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ में होता है। छऊ, ये आपका उत्तरी भारत में होने वाला नृत्य है जो कि आपका उड़ीसा में होता है और झारखंड में। ठीक है, तो मुझे जितना लगा मैंने आपको उतने डांस फॉर्म करवा दिए उत्तरी भारत के। आगे चलते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कितना पदक जीता? भारत ने 4 पदक जीता था और किस पोजीशन पे रहा था? 9th पोजीशन हैंडल की थी। क्लियर? इसके अलावा एक हमें ये नहीं पता है आपका 2024 का आया था कि 23 का, लेकिन अगर आपसे 2023 का पूछा है बच्चे लोग, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मेडल्स चेंज हो जाएंगे। 2023 वाले में आपके मेडल हो जाएंगे 14, जिसमें कि आपके 6 गोल्ड थे और 8 जो है ब्रोंज थे। ठीक है, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। तो एक बार ये कंफर्म कर लेना, आपका 2024 का पूछा गया था या 2023 का। क्लियर? चलिए, इसमें आपका 9th पोजीशन होल्ड की थी और फर्स्ट कौन रहा था? चाइना। चलो, टोटल मेडल 8 के साथ में मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट रैंक रही थी चाइना की, टोटल नंबर ऑफ मेडल थे 8। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1985। क्वेश्चन रिपीट हो गया है मुझे लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो GD एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। 2023 PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी और स्पेशली बोला था 2023 का पढ़ लेना एक बारी, जिसका भी एग्जाम है। चलिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? अच्छा एक बात बताओ, बंगाल का विभाजन हमने आपसे पूछा था कल कि हुआ कब था, तो किसी ने नहीं बताया। मक्कारों, 1905 में हुआ था। बाय किसके द्वारा किया गया था? तो बाय लॉर्ड कर्जन। इतने मक्कार हो, हाँ मतलब नॉलेज की चीज भी नहीं बता। विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 20 जुलाई 1905। ठीक है, प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर को। चलो, स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोधों में से एक था। यह आपका क्वेश्चन बन चुका है। और जो क्वेश्चन हुआ रद्द कब हुआ? तो रद्द हुआ था भैया 1911 में। किसने रद्द किया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड ने रद्द किया। ठीक है, किसके द्वारा रद्द हुआ? तो ये बता दिया, बाय लॉर्ड हॉर्डिंग। ये अलग अलग रखना, ये जो हुआ था विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, और यहाँ 1911 की बात कर रहे हैं। किसके द्वारा विभाजन रद्द हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 1947 में भारत के विभाजन के एक हिस्से के रूप में बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ। कब? 1947 में हो जाएगा। बंगाल के विभाजन से याद आया, एक और लिख लो, सूरत विभाजन कब हुआ था? क्योंकि आपसे एग्जाम है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सूरत विभाजन आपका आया है 1907 में। सही है,
हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और लिख लो। 1911 में आपकी एक एक्टिविटी और हुई थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, रिकॉल हो गई चीजें, याद आ गया होगा अब तो। जितना मुझे लगा इम्पोर्टेंट उतना मैंने आपको बता दिया। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी करेंगे तो आप लोग खुद नहीं देखते, जबकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शेयर करते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अंडर आर्टिकल 74 होता है। CHSL एक में क्वेश्चन आया है, 2023 में पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो आर्टिकल 74A में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद बनानी होगी, जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 74 जो है प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। सही पढ़ा होगा। चलो, आपसे क्वेश्चन लगा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से रिलेटेड आया था। भैया पूछी गई थी आपकी अनुसूचियां, मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिया। अगर धाराओं की बात होगी, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, ये एक पेपर में नहीं था, मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको पता रहे। तो 321 धाराएं हो जाएंगी और 10 अनुसूचियां। आपका अनुसूचियां पूछा गया था, SSC एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, अब अभी हमें कंफर्म नहीं है। चलिए, तो 321 और 10 अनुसूचियों के साथ में ये पारित किया गया था। देखो, भारत सरकार अधिनियम जो है, इसमें हमारी बहुत सारी चीजें हुई थी। जैसे हमारी प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म किया गया था, द्विसदनीय विधान मंडल को संसद में पेश किया गया, RBI की स्थापना भी हमारी भारत सरकार अधिनियम के तहत हुई, 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ, है ना, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। बहुत हेल्प की थी हमारा भारत सरकार अधिनियम ने। वैसे मैं ये चीजें मेंशन नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और बताओ, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था, तब भारत के वायसराय कौन थे उस समय? ये क्वेश्चन आपका काफी आया हुआ है, अब ऐसे एग्जाम में बता नहीं पाऊंगी। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है, या कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे की उपाधि दी गई? तो जयश्री रामनाथ जी को MTS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आपका आ चुका है। ये कर्नाटकी गायिका है। आगे चलते हैं। घाटे के बजट से क्या आशय है, या सरकार का राजकोषीय घाटा क्या कह रहा था? इन दोनों में से वन ऑफ देम था जो मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही, वो नीचे वाले की। राजकोषीय घाटा देखो क्या होता है, जब किसी सरकार का जो खर्च है वो किससे ज्यादा हो जाएगा? आय से। भाई जितना कमाएगा नहीं उससे ज्यादा खर्च करेगा तो घाटा तो हो ही जाएगा ना। अब सैलरी है 10,000, खर्च करोगे 15,000, तो घाटे में जाओगे ना। चलो आगे चलते हैं। धनु यात्रा किस देवता से रिलेटेड है? इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अलग मिल सकती है, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा क्या है? धनु यात्रा, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है धनु यात्रा। ठीक है, यात्रा की जगह यात्रा। देखो, ये मनाया जाता है, ओडिशा में मनाए जाने वाला त्योहार है, और भगवान विष्णु के जो एक स्वरूप है कृष्णा जी की, उनके लिए ये हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सही। चलो, ये क्वेश्चन आपका CGL एग्जाम में आया, इससे रिलेटेड 2020 में आ चुका है। 11 दिवसीय यात्रा होती है, ये भी मेंशन कर देती हूँ, 11 डेज की यात्रा होती है आपकी। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहारिक अनुकूलन आपसे पूछा गया था, कि व्यवहारिक अनुकूलन से रिलेटेड क्वेश्चन। वेट अ मिनट, 6 7 9 10। ठीक है, चलिए, व्यवहारिक अनुकूलन क्या होता है? देखो, अब आपको यहाँ पे डेफिनेशन आई थी क्या? अगर नहीं आई थी तो बताना, हमने मेंशन कर दिया हमें, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है भाई ऑप्शन किस तरह से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, पर ये पता है कि व्यवहारिक अनुकूलन से कुछ तो आया है।
तो हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट फ्रेम कर दिया है कि व्यवहारिक अनुकूलन वह गुण है जिसमें किसी जीव के शरीर के कुछ भाग शामिल होते हैं, लाइक स्किन है, कलर है ना, शेप है। तो ये अनुकूलन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने में मदद करते हैं। ये हमारा व्यवहारिक अनुकूलन कहलाता है। एक आपको क्वेश्चन देखने को मिला है कि विलयन के द्रव्यमान और विलयन के आयतन का आयतन प्रतिशत निकालना है। ठीक है, देखो तो जब आयतन प्रतिशत निकालते हैं द्रव्यमान का, तो हमारा ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाता है, विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की यहाँ पर यही मिली थी कि कुछ इधर की उधर मिली थी, वो एक बार देख लेना। अगर फॉर्मूला आया है तो मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया आपको। एक आपको एग्जाम्पल पूछा गया था, जननिक उद्योगों के एग्जाम्पल पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन हमें कंफर्म नहीं है, ऑप्शन एक बार मेंशन कर लेना। हमारे अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शंस में रहे होंगे। तो जननिक उद्योग होता क्या है? इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पति उगाना होता है। पौधों में प्रजनन के लिए बीज तथा पौधा संवर्धन कंपनियां जननिक उद्योग के सामान्य उदाहरण है। तो अगर आपको ऑप्शन मिला होगा तो आपको नीचे वाली लाइन से ऑप्शन मिला होगा। ठीक है, अगर कोई मेंशन करना चाहे तो प्लीज आपका वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुक्कुट पालन कौन से उद्योग का हिस्सा है? तो ये एक तरह का पोल्ट्री उद्योग माना जाता है। किस लिए? मांस और अंडे की प्राप्ति के लिए किया जाता है ये उद्योग। मांस और अंडे की प्राप्ति के लिए ये उद्योग किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे मुर्गी हो गए, इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल में लिख लो, मुर्गी हो गए। ठीक है, इसके अलावा बत्तख हो गया, क्वैक क्वैक, और टर्की हो गया, और हो गया हमारा गीज। ये सब होता है। इसको कुक्कुट पालन को कुछ लोग मुर्गी पालन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मुर्गी पालन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में आपको पोल्ट्री उद्योग मिला था जो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। एक टाइप ऑफ पशुपालन ही इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें ये मिला है, पर ये क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं है ये आया था या नहीं आया था। पर एक बार देख लेना कि 2011 की जनगणना के साथ पूछा गया था, आपके बाहर माइग्रेटरी जो है अफगानिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले लोग पूछे गए थे, कितना परसेंटाइल है? 0.44। ये क्वेश्चन नॉट कंफर्म्ड है, इसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं लेती हूँ। अच्छा, अब आपको मैं बहुत ही जरूरी चीजें दिखा देती हूँ, कुछ जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा डीप में पूछ रहे हैं ना, इसलिए जरूरी है। अदरवाइज तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं करा देती हूँ आपको, तो आपको हेल्प रहेगी। वेट अ मिनट। चलो आ जाओ। देखो जनगणना से रिलेटेड मैं आपको पॉइंट्स करवा चुकी हूँ, पर मैं फिर भी करवा दूंगी। ठीक है, एक स्लाइड में कुछ छोड़ा था, पर मैं इधर देखो आपको कराती हूँ। जो डीपली क्वेश्चन आपके सेंसस से बन रहे हैं, बात करेंगे आप पहले जनसंख्या की। पॉइंट ए, देखो ध्यान से समझना और स्क्रीनशॉट लेना, या तो मैं पीडीएफ कराई दूंगी आपकी। भारत के सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ मैं, तो ध्यान से देखना। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे घटते क्रम में पूछते हैं तो आपका आ जाएगा पहले, सबसे पहले टॉप पे आएगा उत्तर प्रदेश। सेकेंडली आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। थर्ड आपका आ जाएगा बिहार। फोर्थ आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन घटते क्रम में हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। पेन प्रॉब्लम करने लग जाता है। ये हो गया हमारा घटते क्रम में। ठीक है, और अगर आपसे पॉइंट बने कि न्यूनतम जनसंख्या भारत में, ये भी मैं एक एक चीज लिख देती हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहे। भारत के न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या 5 राज्य, किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो हमारा टॉप पे आ जाएगा सिक्किम,
फिर आ जाएगा मिजोरम। ऐसे पूछ लेते ना, घटते क्रम में बताइए सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। फिर आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर आ जाएगा गोवा एंड देन नागालैंड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जनसंख्या बेस्ड। अगर आपसे जनसंख्या के तहत पूछा जाएगा तब हो जाएगा आपका ये वाला। क्लियर है? दशकीय वृद्धि का करना है, अगर करना है तो मैं करा देती हूँ, अदरवाइज मैं जनसंख्या घनत्व पे मूव ऑन कर जाती हूँ। अब एक काम करो, करा रही हूँ तो करा ही देती हूँ सारा। दशकीय वृद्धि, तो पॉइंट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, सर्वाधिक आगे समझ जाना, दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। ठीक है, घटते क्रम में कौन आएगा और बढ़ते क्रम में? घटते क्रम में आएंगे आपके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। 5 से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहती है, पता है ये बहुत ही डीप नॉलेज है। बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। इतना ज्यादा आपको डीप पूछना नहीं चाहिए एग्जामिनर को, बट अब आ गया तो कोई बात नहीं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, तो हमारा आ जाएगा नागालैंड। फिर आएगा केरल, देन आएगा गोवा, फिर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा सिक्किम। ये करने में आप बोर होने वाले हैं सच बताऊं तो। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस तरह से 5 राज्य हुए थे, कैसे? ये आपका बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। जैसे नागालैंड की आपकी दशकीय वृद्धि थी 0.6 में, केरल की 4.9%, गोवा की 8.2। ठीक है, आगे चले। ये हो गया हमारे दशकीय वृद्धि से। अब आप बात कर लो एक बार जनसंख्या घनत्व से। जब आप जनसंख्या घनत्व में जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम। सर्वाधिक में जब आप जाएंगे तो आपका घटते हुए क्रम में देख लो, घटते क्रम में तो आपका बिहार आ जाएगा, कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा केरल, इसके बाद आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा हरियाणा। क्लियर? न्यूनतम में जब आप जाएंगे तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखो कैसे बढ़ता है हमारा। पहला आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख देती हूँ कुछ चीजें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज। फिर मिजोरम, उसके बाद हमारा सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये तो हो गए आपके जनसंख्या, हो गया दशकीय वृद्धि के हिसाब से, हो गया जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, हो गया। और बताइए लिंगानुपात के हिसाब से बता दें। देखिए ये वीडियो काफी बड़ी होने वाली है, लेकिन हम आपको बता देंगे तो आपको फिर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। सॉरी, लिंगानुपात तो देखो 2 तरह से डिपेंड होता है। लिंगानुपात हमारा 4 तरह से चलेगा। पहला तो नॉर्मल, ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो होगा 5 राज्य बताएंगे, किस क्रम में? घटते क्रम में। और न्यूनतम बढ़ते क्रम में। 5 राज्य लिख लो। यहाँ पे पहला आ जाएगा हमारा केरल, फिर तमिलनाडु, इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश। देखो अगर आप बोलोगे तो हम इनके नंबर्स भी बता देंगे कि जैसे कि केरल में लिंगानुपात हमारा 1084 है, तमिलनाडु में 996 है। ठीक है, लेकिन अभी जो सफिशिएंट है, अगर आपको नंबर्स चाहिए तो एक बार हमें कमेंट करके बता देना, जो कि आप लोग इतने आलसी हो कि बताते ही नहीं हो। बट कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप बताएंगे तो हम करवा देंगे, अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं है। या हम एक काम करते हैं, हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। ठीक है, नंबर्स हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे आपको, ये सही रहेगा।
ऐसे आपकी वीडियो बड़ी भी नहीं होगी। न्यूनतम में आपके टॉप पे आ जाएगा सबसे पहले हरियाणा। ये तो क्वेश्चन आपका आया था जीडी में, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है। जम्मू कश्मीर सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। हरियाणा का 879 है, जम्मू कश्मीर का 889 है। फिर है हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद हो जाएगा पंजाब, पंजाब के बाद आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब जो आज क्वेश्चन आया है वो आपसे ये पूछा गया, हम आपको वही कराने की कोशिश कर रहे हैं। शिशु लिंगानुपात, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है अभी के शिफ्ट में, या आप इसको कह सकते हैं बाल लिंगानुपात। ठीक है, ये एक बार देख लो। तो हमेशा की तरह वही सर्वाधिक 5 राज्य घटते क्रम में करा देते हैं और न्यूनतम 5 राज्य बढ़ते क्रम में। तो जब आपका सर्वाधिक पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, तो आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। हो सकता है आज आपकी शिफ्ट में अरुणाचल प्रदेश वाला पूछा गया, तो ये है। और अगर आप न्यूनतम में जाएंगे तो आपका हरियाणा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो मैंने हर तरह से कोशिश की है, आपको जितना डीप में मैं करा सकती हूँ मैं करा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भाई बन रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो अरुणाचल प्रदेश आपका सर्वाधिक वाले में आ जाएगा, अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो आपका हरियाणा टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा कौन हो जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम के बाद आपका मेघालय हो जाता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है और केरल आ जाता है। ठीक है, जब आप न्यूनतम में पढ़ते हैं तो आपका हरियाणा हो जाता है, फिर आपका पंजाब, फिर आपका जम्मू कश्मीर, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, देन आपका राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और बताइए तो और मेंशन कर दूं मैं। अच्छा देखो, अब वीडियो बड़ी नहीं करते, काम करते, हम आपको बाकायदा पीडीएफ में मेंशन करके दे देंगे। ठीक है, चलिए आप चिंता ना करें, हम आपको डायरेक्टली मेंशन करके दे देंगे। चलिए, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इसकी, तो हम ऐड करके दे देंगे। क्लियर, तो आप इसकी टेंशन ना लें, विद नंबर्स विद परसेंटेज एवरीथिंग हम ऐड कर देंगे, आप टेंशन ना लें, हमारा काम है। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, साथ में बने रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 की वीडियो हमने दिन में अपलोड कर दी थी। शिफ्ट 2 की वीडियो पे बात करते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आपसे पूछे गए थे, आत्माराम पांडुरंग जी हैं। इसके अलावा हम आपसे थोड़ा और डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल में थोड़ा सा पार्टी है, तो अगर शोर आ रहा हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी। मैंने आपको कल एक शिफ्ट में, लेट नाइट शिफ्ट में क्वेश्चन करवाया था, आज वो ऐसा एज इट इज ही आ गया, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, मैं उसको छोड़ने वाली थी कल, बट एग्जाम में आपके मिल गया है। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा आपका केशव चंद्र जी ने किसकी स्थापना की थी, ये कुछ कुछ मैं आपको चीजें बताती रहती हूँ। केशव चंद्र सेन जी ने स्थापना की थी हमारी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की। जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार ऐसा होता है मैं बताती हूँ और आपका आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की। क्लियर, चलिए इसके अलावा हम आपको थोड़ी डिटेल और दे देते हैं। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस 2021 में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी हुई कब थी, ये बताइए। ये हुई थी 1867 में, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन अभी तो नहीं देनी है, देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बड़ा हो जाएगा। प्रार्थना समाज, आत्माराम, एक चीज़ और लिख लो, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा, क्योंकि मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऐड करूँगी ना, आपका वीडियो बड़ा हो जाता है। आप लोग छोटा वीडियो तो देखते नहीं हो, बड़ा क्या ही देखोगे। जब अच्छे होते हैं अच्छे, तो पढ़ाने में करता है मन। इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट, वेद समाज, केशव चंद्र सेन ने इसकी की थी। इसके साथ एक चीज और ऐड कर लेना आप लोग, वेद समाज की। क्लियर, चलिए ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट, इसको रेडी कर लेना अगली शिफ्ट वाले एग्जाम वाले बच्चे लोग।
चलो नेक्स्ट, 2023 में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? झारखंड। बिहार आपका ऑप्शन में नहीं था, हालांकि है बिहार हमारा, लेकिन अभी ऑप्शन में नहीं मिला था, तो झारखंड यहाँ पे टिक करके आना था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है? देखो, श्रम वाले पे रोक होगी, वो जो एज लिमिट है वो होता है आर्टिकल 24, और मानव तस्करी की बात आएगी तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 23। यह क्वेश्चन आपका CHSL में आ चुका है 2020 में। ठीक है। एक क्वेश्चन हमें और मिला है, इसके अलावा आपका SSC एग्जाम में सिलेक्शन पोस्ट पे आ चुका है, CGL में भी आ चुका है, CHSL में भी आ चुका है। ठीक है। चलो, BSF के महानिदेशक पूछे गए थे, SSB के नहीं, BSF के पूछे गए थे, तो दलजीत सिंह चौधरी जी हो जाएंगे। गुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? CHSL एग्जाम में आ चुका है 2023 में, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है हमारा गुरेही। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तमिलिसाई जो सुंदर राजन 2024 में किस राज्य के राज्यपाल थे? तो तेलंगाना के बने थे। कौन से नंबर के? सेकेंड नंबर के। ठीक है। दूसरे राज्यपाल उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। यदि कोई व्यक्ति है सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे फ्री राइडिंग कहते हैं, या इसको मुफ्तखोरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, कोशिश की है रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस लाने की, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको जहां मुझे डाउट लगे मैं आपको बता दूंगी। देखो, अगर कोई ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मिला था, यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह सीधी रेखा में चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा? उसका एक्सीलरेशन जो होगा 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया, कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, कण्व राजवंश के संस्थापक की जब बात आएगी, आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है, तो वासुदेव कण्व जी इसके संस्थापक हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोर थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं, यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह सीधी रेखा में चल रही है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? जब गति हमारी एक समान चल रही है उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आ चुका है। आज तो मेरी वीडियो ऐसे ही बन रही है, मैं इतना ज्यादा शोर मचा रखा है बच्चों ने। तो ये आपका CGL एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और किस ईयर में आया है? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। यदि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? अब बताओ, मैंने आपको आज ही बताया था रफली कि बुक्स ऑफ सॉन्ग किसको कहा जाता है? सामवेद को बुक्स ऑफ सॉन्ग बताया था कि नहीं? तो भैया ठीक है, चलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं, जैसा मन करे वैसा कीजिए। या धुनों की पुस्तक, हिंदी में इसको धुनों की पुस्तक कहा जाता है। वेदों के बारे में कुछ बताऊं क्या थोड़ा बहुत? चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखो, सामवेद को कहा जाता है धुनों की पुस्तक। ऋग्वेद की बात आएगी, ऋग्वेद को कहा जाता है आपके भजन स्तुति की पुस्तक। ठीक है, भजन की बुक। यजुर्वेद की बात आएगी तो आपका किसका हो जाएगा? आयुर्वेद से रिलेटेड हो जाएगा, मेडिसिन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। और अथर्ववेद की बात आएगी, जब अथर्ववेद हो जाएगा हमारा मैजिक, जादुई मंत्रों की किताब। ठीक है। एक रफली डेटा मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इस तरह से पूछ लेगा ना तो। चलो, वैसे आपका ये जो क्वेश्चन है ये MTS एग्जाम में आ चुका है 2021 में। थोड़ा और डिटेल में दे सकती हूँ, मैं आपको दे देती हूँ। चलिए देखो, थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में हमने आपको 4 वेद बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। ऋग्वेद के बारे में हमने आज सुबह ही आपको बताया था, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। इसमें सूक्त कितने हैं आपके? ये अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है कि कितने सूक्त हैं, तो 1028। मंडल कितने हो रखे हैं? 10 पुस्तकों का मंडल है। सही है। और आयुर्वेद है इसका उपवेद। ठीक है। चलो नेक्स्ट,
यजुर्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। यजुर्वेद हमारा, इसमें दो तरह के होते हैं, एक हमारा शुक्ल होता है और एक हमारा कृष्ण होता है। दो तरह के यजुर्वेद हैं, शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा, इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। इसमें आपको मंत्र मिलेंगे कौन से, यज्ञ वगैरह के लिए। सही है, चलो थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दो, थर्ड हो गया हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका मंत्रों का संग्रह है, 20 पुस्तकों का कांड है। अगर आप सूक्तों की संख्या बोलेंगे तो सूक्त है इसमें 711 और इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है, और सामवेद के बारे में हमने आपको बता दिया। सामवेद का उपवेद और देख लो, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ आपका। इसका उपवेद जो है वो हो जाएगा गंधर्ववेद। इसमें कितनी धुनों का संग्रह है, तो 1810 धुनों का संग्रह है। ठीक है, चलो आगे, मेरे ख्याल से इतना हो गया सफिशियंट आपके लिए। आगे चलते हैं। सामवेद, और अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन जाए ना, ध्रुपद राग किसमें शामिल है, तो भैया सामवेद में ही शामिल है। देखो कल भी मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कराए थे, बीच बीच में बताया था कि, और ये देखो ये मैं करा नहीं रही थी, आपको याद है, दक्षिण मूर्ति पिल्लई, इसके अंग इनका नाम कुछ अजीब सा था, मैंने आपको कल ही करवाया था। और ऐसे इधर साइड में ही बता रही थी कि भैया जीडी 2024 में आया। देखो मुझे याद है क्योंकि मैंने कल करवाया था, इसलिए मुझे याद है। ये कंजीरा वादक थे, क्योंकि ये अलग था इसलिए मुझे याद रह गया। विकास साधु जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एक आपसे प्रक्रिया पूछी गई थी जिसमें सागरों, महासागरों और नदियों का पानी वाष्प में बदल जाता है, ये कहलाती है हमारा वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। एक आपसे आर्टिकल पूछा गया था जिसमें 14 साल से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता, किसी रोजगार में नहीं लगाया जा सकता 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। ऐसा किस आर्टिकल में है, तो 24 में है। भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है, भूटान ऑप्शन में था, भूटान को लगाएंगे। आपका एक क्वेश्चन कोई चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड आया था, अभी क्वेश्चन क्या है हमें पता नहीं है इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। टी एन राजरत्नम पिल्लई किससे संबंधित है, तो नादस्वरम वादक है ये। एक आपसे सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया था, दिवाली का त्योहार कब मनाया था, तो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या। ऑप्शन में आपको मंथ दिया था या पक्ष दिया था, एक बार कंफर्म करना। एक कोई फेयर आया है, दादिम दीदम ऐसे करके कुछ फेयर एक मिला है, अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। एक आपका आर्टिकल 256 है, नॉट कंफर्म्ड आया है कि नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है कि आया या नहीं आया। तो अगर आया है तो भैया संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने का राज्यों का दायित्व जो है आर्टिकल 256 में है। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ऑप्शन बताना जरा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग यही थी। क्वेश्चन हमारा यही था कि हमारे लीवर में आयरन की मात्रा जब अधिक से अधिक जमा हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, तो हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में ये मिला था क्या, एक बार कंफर्म करना क्वेश्चन की लैंग्वेज सही फ्रेम है क्या, कि मैंने कुछ गलत फ्रेम कर दी। लैंग्वेज से देखना, मतलब क्वेश्चन का मतलब यही था कि आपके लीवर में आयरन की मात्रा ज़्यादा जमा होती, तो क्या, अब एकदम एक्चुअल क्वेश्चन नहीं मिल पाया पर आपका ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आया है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी लॉन्ग वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शोर है उसके से हम आपको सॉरी बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा होगा। चलिए शिफ्ट 3 की वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, मैक्सिमम जितने मिल सकते थे। देखते हैं, राजश्री शिर्के का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आ चुका है, 2022 में आया है। तो इनका जो संबंध है वो कथक से है। ठीक है, चलो इसके अलावा इनको एक अवार्ड भी मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ आपको। और
और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ था कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनका नाम देख के और इनका डांस फॉर्म भी दिया था कि ये कथक से रिलेटेड है, इनको कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया था, लेकिन इनको अवार्ड कब मिला था, 2013 में। तो इतना पुराना उन्होंने जीके का पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनमोल खरा बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा के फरीदाबाद से है। मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है, 100 डेज के रोजगार की गारंटी दी गई थी। मनरेगा वाला पूरा अधिनियम का नाम देख लो, महात्मा गांधी, क्योंकि ये आपसे अधिनियम पूछ लेता है कौन सा अधिनियम था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 था। इसको पारित कब किया गया था, 2006 को, आधिकारिक तौर पर। मैं आपको दोनों ही मेंशन कर देती हूँ। पारित हुआ था आपका 23 अगस्त 2005। और अगर आधिकारिक तौर पे पूछेगा तो हमारी डेट बदल जाएगी, 2 फैब 2006 हो जाएगी। ठीक है, मैंने दोनों ही डेट्स मेंशन कर दी। इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो पहली बार इन 1991 में पीवी नरसिम्हा के द्वारा रखा गया था। ये मैं मेंशन कर देती हूँ। पहली बार प्रस्ताव रखा गया था 1991 में बाय पीवी नरसिम्हा। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे आया है। चलिए देखो, इससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन और मिले हैं, मोर क्वेश्चंस एक बार और देख लो, क्योंकि आपका आज है मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत कार्य आरक्षित है, जरा बताना। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, जिससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है, मैं वो आपको डिस्कस करूंगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एक ये आया है, मनरेगा के तहत महिलाओं का प्रतिशत काम आरक्षण कितना है। तो जो आपका महिलाओं का कार्य आरक्षण है वो 1/3 है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे बना है, मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों में होगा। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कितने दिनों में। तो जो मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान है वो आपका 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। क्लियर। एक आपका जो डेज का आया है, ये CHSL में आया है कि इसमें डेज पूछनी है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आपका CHSL 2023 में आपके डेज पूछ लिए थे कि कितने डेज हैं, तो भैया 100 डेज का हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। फिर मैं अगर आपको और बताने लगूंगी ना MTS, तो फिर आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, और हमें नहीं पता आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट सब अच्छे लगते हैं जब आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो सारे एग्जाम्स के एक बार रिवाइज करा दिए। जितने करा देते हैं उतने ठीक है, और लगता है अगर हमें कि आपको और बताने की जरूरत है तो हम आपको जरूर से जरूर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, जून 2024 को भारत सरकार में संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो किरण रिजिजू को नियुक्त किया गया था। ठीक है, उनको अपॉइंट करा गया। संविधान के आर्टिकल 44 आपसे रखा गया था कि ये किससे रिलेट करता है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2003 में। तो जो हमारा आर्टिकल 44 है वो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए। क्लियर।
और इस संविधान में एक खास बात और है, ये किससे संबंधित है आपका, आपका जो आर्टिकल 44 है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होगा। सही है, चलिए। वैसे आपका ये जो क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है इस बार, ठीक है, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जितना मुझे क्वेश्चन में लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको डिस्कस करती जाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा जो भी लगे मुझे डिस्कस करना है, जितना इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करूंगी। बेगम अख्तर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका CHSL एग्जाम में आया हुआ था 2018 में। अच्छा आपके कल से ऑफ है ना, 14, 15, 16 3 दिन ऑफ रहेगा, आई थिंक 17 से आपका एग्जाम है। तो मैं सोच रही हूँ आपका PYP करवा देती हूँ, किसी वजह से हम लोगों ने PYP नहीं कर पाए थे, टाइम कम था। तो अगर अभी टाइम है आपके पास, 3 डेज का ऑफ है, अगर आप फ्री हैं आपके पास टाइम है तो हम ये लाइव क्लास कर लेते हैं, ठीक है। जैसा हो, जैसा समझ में आपको बताना, तो लाइव क्लास कर लेते हैं इसका, तो फटाक फटाक से हो जाएगा। चलिए, तो बेगम अख्तर किससे संबंधित है आपका, ये गायिका है, संगीत से रिलेट करती हैं, दादरा ठुमरी व गजल, ठीक है, इनके मेन परफॉर्मर है। देखो इनका जो असली नाम था वो था अख्तरी बाई फैजाबादी, इनको मल्लिका एक गजल की उपाधि भी दी गई थी और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। आप चाहें तो मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, इनका जो असली नाम था वो था अख्तरी बाई फैजाबादी, और जो इनको उपाधि दी गई थी वो थी मल्लिका है गजल की, और जो इनको अवार्ड दिया गया था वो था आपका पद्म भूषण इनके डेथ के बाद। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस में इन 2020 में। 2020 में जो आपसे क्वेश्चन बना है वो डायरेक्ट पूछा था किस संगीत से जुड़ी थी, तो ये ठुमरी ऑप्शन में आपको मिला था डायरेक्ट कि उससे जुड़ी थी, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 165 पूछा गया था, किससे संबंधित है, यूपी पुलिस में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी जल्दी ही। 2021 में भी आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो जो आर्टिकल आपका 165 है वो राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ा हुआ है। भारत में महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य सरकार का एक कानूनी सलाहकार है, तो पता होगा ना महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, ठीक है। चलिए आगे, यूएनओ ने किस वर्ष को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था, 2023 को। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में नहीं आया था, जो आया था वो दूसरा आया था, ये आपका दूसरे उसमें आया हुआ है, दूसरे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो 2023 को उन्होंने मिलेट्स ईयर घोषित किया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना है, प्रसिद्ध हमारी डांसर थी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है, भैया जी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में बना था, और ये भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से रिलेटेड है। क्लियर, चलिए। इसके अलावा इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। आगे चलते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पर ये CGL में भी आया हुआ है क्वेश्चन आपका 2022 को, सही है। चलो, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं जरा बताना, मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था, कितने हैं, 8। कौन कौन से हैं आपको पता, अगर नहीं पता तो PDF चेक कर लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या विस्तार के लिए कितने रुपए की सहायता दी गई, 1.5 लाख। जरा एक बात बताना, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था, हर गरीब को कम से कम कीमत पर उनका खुद का घर उपलब्ध करवाना, सही है। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था आपका। चलो, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, हेरोडोमर मॉडल पर बता बता के थक गए, अभी भी गलत करके आए हो तो फिर कुछ हो नहीं सकता आपका। पहली पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुई थी।
अवधि क्या थी 1951 से 1956, ठीक है। तो ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। जो इसका मेन केंद्र था, मुख्य विषय था इसका, वो किस पे था? कृषि पर, कृषि विकास पर। ये योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल रही थी। चलिए, भारत के लघु उद्योग मंत्री पूछे गए थे आपसे, जे आर मांझी जी हो गए। हर्यक वंश का वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल को जीता था? अजात शत्रु थे। एक क्वेश्चन आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड आया था, अभी हमें एक्चुअल क्वेश्चन का पता नहीं है। अगर किसी बच्चे ने दिया है एग्जाम तो अगर बताना चाहें तो हमें बताना, कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी बताएंगे तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं। भारत का सबसे न्यूनतम प्रतिशत पूछा गया था कि सबसे कम प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है, या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो धर्म है किस धर्म की है जनसंख्या? तो आपका जैन धर्म हो जाता है। हिंदू धर्म आपका सबसे ज़्यादा 79.8%, इस्लामिक जो है वो 14.2% है, ईसाई धर्म हमारा 2.3% है, सिख धर्म हमारा 1.7 और बौद्ध धर्म 0.7, जैन धर्म हमारा 0.4% पे आके अटक जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपका गोलमेज परिषद से आया था, हमें अभी पता नहीं है आपसे क्या था, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि तीनों परिषद हुई कब कब थी, कुछ कुछ बता देते हैं। इसके बारे में हम एक बार आपको बता चुके हैं इसी एग्जाम में, तो ये हम आपको बता देते हैं। हमारे ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, 2020 में आया है किसी एग्जाम में, और पूछा गया था कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए। टोटल कितने हुए थे? 3। थोड़ी सी डिटेल में मेंशन कर देती हूँ। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो आपका पहला हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930, सेकेंड हुआ था आपका इन 1931 और थर्ड हुआ था इन 1932, ठीक है। मंथ हमारा नवंबर था। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दलितों का जो प्रतिनिधित्व था वो बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपका गांधी जी रामसे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्ट लिया था। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। चलो, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमने आपको बता दिया कब, सॉरी 1932 में हुआ था। कहाँ? लंदन में, ठीक है। महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा अगर आप तीनों सम्मेलन की बात करेंगे कि तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। इसके अलावा एक और थे तेज बहादुर जी, उन्होंने भी हमारे तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और ये क्वेश्चन ऐसे ही अलग अलग पूछ लिया था कि हमारे महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब एक चीज और देखो, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली की बात करोगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कुल भारतीय प्रतिनिधि थे, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि पहली बैठक में कितने भारतीय प्रतिनिधि थे? तो टोटल थे 74, सही है। चलो, लंदन में आयोजित हुआ था आपका पहला गोलमेज सम्मेलन, और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आया है 2020 में। पहले गोलमेज सम्मेलन में एक और खास बात थी, क्या? स्वराज की मांग शुरू हुई थी वहां पर, सही है। चलो, इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक और समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। ये ध्यान रखना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की खासियत है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? 20 लोगों को दिया गया था। आपसे जो क्वेश्चन पुट अप हुए थे कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए, तो 1961 में ही शुरू किए गए थे, सही है। चलो, एक बात और है, पहले इसमें 5 लाख रुपए मिलता था, इसकी राशि को बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया। और ये आपसे एक बार क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है। एक आपसे सीएचएसएल एग्जाम में अर्जुन अवार्ड को क्वेश्चन बना था कि पहली बार जो मिला था किस वर्ष? एक महिला को, महिला हॉकी खिलाड़ी थी,
किनको दिया गया था। तो पहली बार तो 1961 में ही दिया गया था। ये आपका क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया था। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना डीप में जाके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी जिनको पहली बार अर्जुन अवार्ड मिला था, उनका नाम था एनी लमस्टेन। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी जी हैं। और एक आपसे क्वेश्चन बना है, पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इससे अलग अलग क्वेश्चन बनता है। ये देखो, मनाया किस लिए जाता है? सूर्य देव के लिए मनाया जाता है ये त्योहार। इसके अलावा जो आपसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता दें। मनाया कब जाता है? सामान्यतः 14 जनवरी से 16 जनवरी। कितने दिन का होता है? 4 डेज का होता है। 4 डेज में इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि 4 डेज का आपका मनाया जाता है ये, तो इसमें आप ऐसे लिखो। और ये पूछा भी जाता है अलग अलग कि पोंगल का पहला दिन क्या कहलाता है। तो जो इसका फर्स्ट डे होता है वो कहलाता है भोगी पोंगल। इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको। जो सेकेंड डे होता है पोंगल का, उसका नाम होता है सूर्य पोंगल। आप मानेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि जो पोंगल त्योहार है इसका चौथा दिन क्या कहलाता है, कौन सा दिन बोला जाता है। जो आपका थर्ड डे होता है वो कहलाता है मट्टू पोंगल। और जो आपका फोर्थ डे होता है वो कहलाता है कन्नम पोंगल। और कन्नम पोंगल और मट्टू पोंगल आपका एग्जाम में आ चुका है। सोचिए, आपका CGL एग्जाम में चौथा दिन आया था। CGL में आया था कब? 2020 में, कि तमिलनाडु में 4 दिनों तक पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं? चलो देखो, मैंने आपको बता दिया जितना मुझे आता है। और दूसरे दिन को क्या बोलते हैं? इसको थाई पोंगल भी कहते हैं कहीं कहीं पे, तो ध्यान रखना। ये कन्नम या कन्नुम लिखा हुआ मिलेगा आपको। पोंगल का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। जनवरी में मनाया जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, महीना कौन सा होता है। चलिए, तो देखिए ये हमें जितने क्वेश्चन मिले हमने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अपनी वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे, भैया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे PDF की आपको नीड है, तो हमें एक बार कमेंट कर देना। PDF वैसे हम टेलीग्राम पे अपडेट कर रहे हैं, जिसकी की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी वीडियो की PDF चाहिए या फिर किसी बुक की चाहिए, और क्लासेस को लेके बता देना। 3 डेज आपका ऑफ है, तो फिर हम PYP करवा देते हैं, क्योंकि PYQ क्वेश्चंस तो देखो भैया मिल रहे हैं करने के लिए, है ना। चलिए, इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज के दिन का पूरा कंप्लीट शिफ्ट का जो आपका वीडियो है वो हम मॉर्निंग में आपको अपलोड कर देंगे, जिसमें कि आपका शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों ही शिफ्ट्स का इंक्लूड करके आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहिएगा। चलिए, अभी के लिए तब तक गुड नाइट।